Hello friends, I hope all of you are absolutely fine today. तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशन कह सकते हो या कह सकते हो कि अलग अलग केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा था कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में हमारे पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं सर्कुलर आर्क। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है यहाँ पर लैम्डा कूलाम पर मीटर। हमें क्या करना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टारगेट है। हमें क्या करना है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ओ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सर्कुलर आर्क। ठीक है, इसमें हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, जैसे ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक θ1, और ये जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है θ2, है ना। ऐसे ही हमने एक जनरल एक डेरिवेशन टाइप से ले लिया। हम देखेंगे कि हम कितनी अच्छी तरीके से इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक मिनट इसकी, हाँ, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कितना यहाँ से कैलकुलेट कर पाते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। तो हमें पता है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं KQ/R², उसको हम पॉइंट चार्ज के केस में अप्लाई करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, वी विल कंसीडर दिस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एज द कलेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स like that point charges. So we will take a point charge at this place. ठीक है ना, ये इस तरीके से हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये इस O पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है d θ, और इसको हमने मान लिया θ एंगल पे हमने कंसीडर इसको किया। देखो तरीका क्या है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर आर्क की फॉर्म में होगा तो हमारे लिए जो हम एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी पोजीशन को एंगुलर पोजीशन लेना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हमने क्या किया कि ये जो एलिमेंट था ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मान लिया ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट ये सेंटर पे कितना एंगल कवर कर रहा है d θ। इसके दोनों एंड को जब हम सेंटर से मिलाएंगे तो कितना एंगल होगा d θ। तो इसकी जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी ये हो जाएगी r d θ, क्योंकि आर्क जो होती है वो एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना d θ, रेडियस कितनी है r, तो ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें कि स्मॉल चार्ज जो इस आर्क पे हमें मिलेगा वो कितना होगा, हमें पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है। तो इस आर्क पे जो हमें चार्ज मिलेगा उस dq को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू r d θ। इन दिस मैनर dq इज़ द लैम्डा इंटू r d θ। अब इस पॉइंट की चार्ज की वजह से या इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लिया हमने ये DE है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर θ है तो इसमें कौन सा एंगल θ होगा, ज़रा देख के बताओ। इस वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल θ है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा θ। तो इधर हमें क्या मिलेगा DE cos θ। एंगल वाली साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, और इस साइड हमें मिलेगा DE sin θ। ठीक है, हमने देखा कि DE जो है ये अननोन डायरेक्शन का वेक्टर है। हमने इसे दो नोन डायरेक्शंस में ब्रेक किया। नोन डायरेक्शन अगर हम इसको x एक्सिस और इसे y एक्सिस मान लेते हैं तो ये दोनों हमारे पास ये हो जाएगा -j और ये हो जाएगा -i। तो इस DE के हमने दो कंपोनेंट लिए, फर्स्ट वन इज DE cos θ एंड अनदर DE sin θ। तो अब हमारा टास्क क्या है यहाँ पे, नाउ आवर टास्क इज टू कैलकुलेट द DE sin θ और इंटीग्रल ऑफ DE sin θ एंड इन सिमिलर मैनर इंटीग्रल ऑफ DE cos θ। अगर हम DE cos θ और DE sin θ के इंटीग्रल को कैलकुलेट कर पाते हैं, इंटीग्रल मीन्स दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्री चार्जेस प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ये जो हमारे पास सर्कुलर आर्क है इसमें जितने भी पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में ऐड होगा और सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आके ऐड होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, इसको हम लिख दे रहे हैं EY, या चाहो तो E2 लिख दो इसको, है ना। और इसको हमने लिख दिया, ऐसे लिख लो E -x एक्सिस की तरफ, और इसको हमने लिख दिया, या E1 E2 ले लो, इसको हमने लिख दिया E2 और इसको ले लिया E1, इस तरीके से लिया। और ये कब आएगा, जब हम पूरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से। तो E1 हमारा कितना हो गया, E1 हो गया इंटीग्रेशन DE
साइन थीटा। अब जरा डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी कितना हो जाएगा, देखो जरा, डी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, सो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कैपिटल आर। सो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी होगा। डी क्यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डी इज, डी कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा के लैम्डा बाई आर डी थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ डी इन दिस एक्सप्रेशन। सो के लैम्डा बाई आर d theta sin theta. So what is the limit of theta here, because this integration is with respect to theta. So the limit of theta here is, देखो ये जो d theta हमने लिया है, थीटा अगर हमें ये पूरा सेगमेंट कवर करना है, अगर हमें ये पूरा सेगमेंट कवर करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो अगर हमें इस वाले पॉइंट पे आना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा 1। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट की हमने, थीटा 1 से। इस पॉइंट पे आना है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, सुनो पहले ध्यान से, ये तुम्हें वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं जिससे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल होगा जहाँ पे हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, या इंटीग्रेशन को जहाँ पे हम यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें लिमिट लेने में कभी भी हमसे फॉल्ट नहीं होगा। तो देखो हमने क्या किया, थीटा हमने किस सेंस में लिया है, क्लॉकवाइज सेंस में। थीटा 1 इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज सेंस, सिमिलरली थीटा 2 इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज सेंस। बट इन केस अगर हमें रॉड जो मतलब एलिमेंट जो है इस तरीके से दे दिया जाए तब क्या होगा, मान लिया ऐसे एलिमेंट ये दे दिया हमें, ये सेगमेंट दे दिया, ये जो इधर सेगमेंट दिया है अगर ये इस तरीके से दे दिया जाए तो क्या होगा। तो उस केस में हम क्या करें, देखो फॉर्मूला हमें नहीं रटना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट के बैठ गए उसे लगा रहे हैं कि कैसे इसे यूज करें। हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, हमें उसका तरीका सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सेम पैटर्न में या एक तरीके से कह सकते हैं सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होते। कंसेप्ट रिपीट हो सकता है, पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होता। देखो क्या होगा इसमें, हमने मान लिया यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एलिमेंट लिया है, ठीक है, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा 1 और इस एंगल को मान लिया थीटा 2। अब बताओ लिमिट इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो हमने थीटा कैसे लिया है, क्लॉकवाइज, और हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे तो इधर जाने के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो लिमिट होगी वो होगी माइनस थीटा 1 से अब थीटा 2 के लिए प्लस थीटा 2, ठीक है। ये वाली लिमिट हमें कैसे मिली, देखो हमने क्या किया, ये सेगमेंट लिया, वर्टिकल से ये वाला एंगल हमने लिया थीटा 1, वर्टिकल से इस एंगल को लिया थीटा 2, एलिमेंट हमने इधर कट किया और दिस एलिमेंट इज इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो अगर ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, हमें सेगमेंट पे आना है, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पे आना है, देन दिस थीटा विल मूव in anti-clockwise direction. So the lower limit of this particular theta is minus theta 1 and upper limit will be plus theta 2. So we can place the limit here minus theta 1 to plus theta 2. लेकिन सुनो, इस वाले केस में हमें ये वाला जो एंड है, ये एंगल भी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हो रहा है और इस एंड का एंगल है वो भी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों को पॉजिटिव में रखा। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है क्योंकि अलग अलग टाइप के हज़ारों केस यहाँ पे हो सकते हैं, तो हम सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या याद रख सकते हैं वो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो तरीका जो है हमारा, जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है उसको हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिमिट जो है वो प्लेस करते हैं। अब जब लिमिट हमने यहाँ पर प्लेस किया तो ये के लैम्डा बाई आर तो बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, के लैम्डा बाई आर, ये माइनस हटा दो यहाँ से, के लैम्डा बाई आर माइनस बाहर आ गया, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही होगा इसी तरीके से। अब इस माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमें देखने को मिला इवन। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमें तरीका सीखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रटने वाली जो चीज़ें हैं वो भी हम बताते जाएंगे कि तुम्हें क्या क्या किस तरीके से रटना है, लेकिन जो रटने वाली चीज़ नहीं है उसको ज़बरदस्ती रट के अपने लिए वर्डन क्रिएट हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये इवन निकला, इसको याद नहीं करना है। ये देखो फिर से देख लो, कैलकुलेशन वगैरह एक बार चेक कर लेना। इवन क्या होगा, डी साइन थीटा, डी की वैल्यू के लैम्डा बाई आर डी थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा पर लिमिट रखा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस को अंदर ले गए तो ये इवन हमें देखने को मिला। अब हम क्या करते हैं, हम E2 की बात कर रहे हैं। E2 हमें क्या दे रखा है, देखो जरा ध्यान से, E2 ये है, E2 कितना है, इंटीग्रेशन डी
कॉस थीटा। डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डी हमारे पास कितना है, के लैम्डा बाई आर डी थीटा कॉस थीटा। लिमिट इन द सेम मैनर कहाँ से कहाँ तक जाएगी, θ1 से θ2, ये लिमिट रहेगी। तो E2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, E2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो E2 यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारे पास के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और जब उसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा साइन θ2 माइनस साइन θ1। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा E2। इसको हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। हमें पता है कि डी कॉस थीटा है ना, डी की वैल्यू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, जब हम उसमें लिमिट पुट करेंगे तो θ2 साइन θ2 माइनस साइन θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये E1 और E2 हमें देखने को यहाँ पे मिले। इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक बार देख लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं ना। ये वाला पोर्शन तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसको एक बार पूरी तरीके से देख लो। अब देखो यहाँ पे जो हमने E1 और E2 कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको हम इधर से रफ कर दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये हमें इस तरीके से ना देके ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये एंगल हमें दिया हुआ है α/2 और ये एंगल α/2 लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, हमने जो θ1 और θ2 यहाँ पर लिए थे, हमने जो θ1 और θ2 लिए थे, अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग, θ1 और θ2 दोनों किस सेंस में थे, क्लॉकवाइज सेंस में। अगर कोई भी एंगल, इफ़ एनी एंगल फ्रॉम θ1, इफ़ एनी एंगल आइदर θ1 और θ2 is in anti-clockwise sense in anti-clockwise sense here, then we will consider that particular angle with negative sign, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिया है, अब इसमें देखो जरा, हम θ1 और θ2 किधर ले रहे हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूले ही रटने हैं उनके लिए फॉर्मूला रटने का तरीका हम बता रहे हैं। अगर तुम्हें इसको रटना है तो इसको कैसे रटो, लिख लो यहाँ पे θ1 एंड θ2 क्लॉकवाइज हमने लिए हैं। θ1 एंड θ2 आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज लिया और इस फॉर्मूले में रखना है तो E1 देखो पहले किधर आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एलिमेंट है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो हम अगर मान लेते हैं ये एलिमेंट हमने लिया तो DE हमें किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो DE का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। हमने एलिमेंट इधर ही क्यों लिया, इस तरफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इन फार्मूलाज को यहाँ पे यूज करना है। इफ़ वी आर गोइंग टू यूज these formulas here, then in that situation we should remember this thing, that we consider this particular angle theta in clockwise sense। तो हमें यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इसी तरीके से लेना पड़ेगा ताकि थीटा जो है क्लॉकवाइज सेंस में रहे, तभी हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखो जरा यहाँ पर एक चीज़, θ1 हमारा इस पॉइंट का एंगल होता था, θ1 इस वाले एंड का एंगल होता था। तो कितना था ये एंगल वहाँ पर, θ1। यहाँ पे कितना है, θ1 यहाँ हो जाएगा -α/2। θ1 इज हियर -α/2। क्यों -α/2, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हो रहा है। θ2 कितना होगा, θ2 होगा +α/2। θ2 जो है क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हो रहा है, इसलिए वो α/2। तो E1 क्या होगा, E1 की वैल्यू देखो, E1 किधर है, E1 हमने किस डायरेक्शन में लिया है, E1 हमने इस डायरेक्शन में लिया है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर E1 हो जाएगा k λ/r cos θ1 माइनस cos θ2। cos माइनस α/2 क्या हो जाएगा, cos α/2 माइनस cos α/2। तो ये हो जाएगा हमारा 0। E1 हो गया 0, E1 हो गया 0। अब हम E2 की बात करते हैं, E2 क्या होगा। तो E2 को यहाँ पर हम देखते हैं, E2 की वैल्यू हमें कितनी देखने को मिलेगी। E2 देखो जरा, E2 जो है वो कितना है हमारे पास, k λ/r साइन θ2 माइनस साइन θ1। तो हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, साइन θ2 हियर α/2 माइनस साइन θ1। तो साइन माइनस α/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा नीचे ये रफ कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, E2 निकल के आएगा k λ/r साइन α/2 माइनस और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन के ये प्लस साइन α/2। तो ये जो E2 हमें मिलेगा ये हो जाएगा 2k λ/r साइन α/2। तो जिन लोगों को इस फॉर्मूले को भी रटना है, जिन्हें याद करने की आदत है या रटने की आदत है, तो वो इसको भी याद कर सकते हैं। अब इसमें जो हमें देखना है वो क्या है, देखो
जब भी हमारा ये अरेंजमेंट जो है, या ये जो ऐसे समझ सकते हो, ये जो आर्क हमें दी हुई है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, वाई एक्सिस के अबाउट कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी, तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये वाले कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जितना इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो दोनों के कॉस कंपोनेंट नीचे आएंगे और साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे इस एलिमेंट की हम बात करें, इसका डी इधर आएगा, कॉस इधर होगा, साइन इधर होगा, ऐसे इस वाले एलिमेंट का डी इधर आएगा, कॉस इधर होगा, साइन इधर होगा। दीज टू साइन कंपोनेंट विल कैंसिल टू ईच अदर, बट द कॉस कंपोनेंट विल ऑलवेज एड अप इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तुम्हें इस फॉर्मूले को भी याद रखना है ना। तो अब इसको नोट कर सकते हो, फिर हम रफ कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डेराइव किया है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर वायर दे दिया है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, रेडियस आर है। तो हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ तब करेंगे, कब करेंगे, जब ये जो एलिमेंट्री वायर या जो भी ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, अगर ये इस एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट कंपोनेंट इज 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अब देखो यहाँ पर अल्फा बाई 2 क्या है, अल्फा बाई 2 जैसे पूरा एंगल अगर थीटा है तो उसका हाफ एंगल हमें यहाँ पर लेना है। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखोगे आप ध्यान से तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा ये पूरा एंगल था ये अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ई नेट जो आएगा नीचे निकल के वो कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 90, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर ई नेट। ये ई नेट हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसकी जगह पे अगर हमें क्या दिया हुआ है, अगर हमें इसकी जगह पूरा कंप्लीट वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में अल्फ़ा क्या होगा, जब ये इतना एंगल कवर कर रहा था तो अल्फ़ा था 180 डिग्री, जब पूरा एंगल कवर होगा तो अल्फ़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फ़ा 360 डिग्री। तो ई नेट क्या होगा, ई नेट हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 360 बाई 2 मतलब साइन 180, तो ई नेट हो जाएगा 0। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग में भी देख चुके थे। जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखते थे तो हम रिंग के सेंटर पे आ जाते थे। इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग वाज 0। ठीक है, तो इन सेम मैनर यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ई नेट हमें क्या मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पर 0 मिलेगा। ठीक है, आगे होगी ये बात समझ में। हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे कह सकते हो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या किसी वायर की अगर हम बात करें उस सिचुएशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा। वायर से मतलब स्ट्रेट वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, उस वायर को एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में डिजाइन किया है। तो दोनों सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन को देखा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन हमें इन दोनों को मिक्स करके पूछा जा सकता है। मान लिया वहाँ पे स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर दोनों को कंबाइंड करके दे दिया, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के बेसिक फॉर्मूले पूरी तरीके से पता हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करना सीखना है। ठीक है, कई टाइप के, हज़ारों टाइप के अरेंजमेंट जो है वो बनाए जा सकते हैं, बस तुम्हें उसकी एप्लीकेशन आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो सिंबल यूज़ किए हैं θ1, θ2, R, D, वो किस तरीके से हमें लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं उससे रिलेटेड। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर स्क्रीन पे है। एक इनफाइनाइट वायर को हमने क्या किया है, इस शेप में वेंट कर दिया है ना। इनफाइनाइट वायर को हमने इस टाइप से वेंट किया हुआ है। ये दोनों एंड जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है एक सेमी सर्कुलर आर्क है यहाँ पर, है ना। तो हमें क्या करना है, इस सेंटर पर, इस पॉइंट पर, ये भी रेडियस होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अभी तक कैलकुलेशन की है वो हमने स्ट्रेट वायर और सर्कुलर आर्क के लिए किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है,
ये दूसरा स्ट्रेट वायर है और ये तीसरा जो सेक्शन है ये सर्कुलर आर्क है। तो हम वन बाई वन बात करते हैं। ये जो हमने वायर लिया है ना, ये अगर हमें ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक एंड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और दूसरा एंड जो है वो फाइनाइट है इसका। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे और वो क्या होंगे वो हमें देखना है। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन है। सेकंड वाला जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये ओ है, इसको भी ओ मान लिया। थर्ड वाले केस में अगर हम देखें, थर्ड वाले केस में सेक्शन हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो तीनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के हम उसे एडअप कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस वाले केस में बात करते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता था? k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये होता था हमारे पास। थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 2 हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये बचेगा k लैम्डा बाई आर। मतलब एक कंपोनेंट तो इधर आएगा k लैम्डा बाई आर और दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा, वो भी आता है k लैम्डा बाई आर। जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है वो पिछले वीडियो में जाके, पिछले वीडियो से मतलब जिसमें हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, तो उसमें जाके देख सकते हो। तो ये k लैम्डा बाई आर इसकी वजह से, मतलब इस वायर की वजह से दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। फर्स्ट वन कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर, सिमिलरली ई पैरेलल इज इन दिस डायरेक्शन k लैम्डा बाई आर। इसकी अगर हम बात करें तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा k लैम्डा बाई आर और दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा k लैम्डा बाई आर। नीचे क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि जो पूरा वायर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वाली लाइन के अपर पोर्शन में जो पूरा वायर है वो लाई कर रहा है। तो इस पूरे सेक्शन की वजह से इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किधर मिलेगा? इस डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा ये हमें देखना है। बताओ ज़रा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कितनी मिलेगी। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? π/2, तो ये निकल के आएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें इन तीनों सेक्शंस को कंबाइंड कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों सेक्शंस के O पॉइंट और O पॉइंट कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पे रखे हुए हैं। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? देखो, हम मान ले रहे हैं ये हमारे पास O पॉइंट है, पहले इसकी हम बात करते हैं। तो k लैम्डा बाई आर और नीचे की तरफ k लैम्डा बाई आर। अब इसकी बात करते हैं, तो k लैम्डा बाई आर इधर और नीचे की तरफ एक और k लैम्डा बाई आर। अब हम इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ 2k लैम्डा बाई आर। तो बताओ ज़रा ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट यहाँ से हो जाएगा 0। देख लो, 2k लैम्डा बाई आर से 2k लैम्डा बाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस k लैम्डा बाई आर से ये वाला k लैम्डा बाई आर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ 0। ठीक है, तो इस टाइप से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है ना। तो अब हम कल के वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की हम बात करेंगे। और इसके बाद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे जो सिंपल टॉपिक्स हैं या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। फिर रह जाएगी बात न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल डिफरेंट फॉर्म्स में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कल जो है वो क्लोज करेंगे और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो स्टार्ट होगा वो होगा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या होती है, उसको हम पढ़ेंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, हम वहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगी तो वहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब की कैलकुलेशन जो है किस तरीके से करेंगे। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में
क्लियर करने जा रहे हैं, है ना। तो आज जिन लोगों को समझ में आ गया है अच्छी बात है, अगर फिर भी किसी भी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है ना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन वीडियोज़ में हम सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, मतलब करते जाएंगे। और इसके बाद जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, या फिर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वहाँ पे बना के हम एक अलग प्लेलिस्ट में एक अलग सेक्शन जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ये पढ़ाया जा रहा है ये तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे की चीज़ें जो है उनको हम क्रिएट करेंगे। मतलब ये फाउंडेशन है हमारे लिए एक तरीके से, ठीक है। अब जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो कोई NCERT अपनी या फिर कोई और बुक लेके थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें जो है बताई जा रही हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो थ्योरी वाली चीज़ें, जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी, है ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको तुम अपने NCERT या किसी और बुक से कर सकते हो। फिर भी कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम एक शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए शीट की जो PDF है वो यहाँ पे डाल दी जाएगी, है ना। और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की जो है PDF है वो भी हम अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू।